नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गमलों में सब्जियां उगाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है गमले की मिट्टी। हम अपने पौधों के लिए जितनी ही अच्छी मिट्टी बना पाते हैं उन उतनी ही अच्छी सब्जियां उनसे ले सकते हैं। जब भी हम अपने गमले में मिट्टी बना लेते हैं अच्छी तरीके से, तो जब तक मिट्टी में न्यूट्रिशन रहता है, जब तक हमारे पौधों से अच्छी सब्जियां मिलने लग जाती हैं। और जब भी न्यूट्रिशन ख़त्म होने लग जाता है तो हमारे पौधे भी धीरे धीरे सब्जियां और फल देना हमको बिल्कुल बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे हमारे पौधों की मिट्टी बिल्कुल सादी हो जाती है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रह पाता है। आज मैं आपको मिट्टी रिचार्ज करने का एकदम ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पुरानी मिट्टी को दोबारा रिचार्ज करके बिल्कुल पौधे लगाने लायक और उनसे सब्जियां हार्वेस्ट करने लायक कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी पुरानी मिट्टी है जिसमें मैंने काशी फल की बेल लगा रखी थी और मुझे काफ़ी अच्छे काशी फल भी मिलने लग गए थे उससे। अब इस मिट्टी में बिल्कुल न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो आज मैं इसी को रिचार्ज करके बिल्कुल अच्छी बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो मिट्टी है इसको हमें धूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे और मिट्टी को सुखाने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी हमारी दोबारा से तैयार भी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो जब भी आप पौधे लगाएं तो हमेशा पुरानी गीली मिट्टी में ही ना लगाएं। पुरानी मिट्टी को पहले धूप लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको हम पहले धूप लगा लेते हैं। इसको लगभग 2 से 3 दिन धूप में रख देने हैं आपको खुले में, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से सूख सके। आपको किसी ऐसी जगह पे, किसी कट्टे या चटाई पे या ज़मीन पे ही मिट्टी बिखेर देनी है, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। 3 से 4 दिन बाद मिट्टी सूखने के बाद कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब ये मिट्टी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसमें बस न्यूट्रिशन, जो हमारे पौधों ने न्यूट्रिशन लिया है, वह न्यूट्रिशन डालने की ज़रूरत है। और न्यूट्रिशन डालते ही यह मिट्टी हमारी दोबारा से तैयार हो जाएगी पौधे लगाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली न्यूट्रिशन के बारे में, कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिट्टी में ख़त्म होता है और हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन देने चाहिए। और ख़ास बात यह है कि ये न्यूट्रिशन बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही सस्ते हैं। इतने सस्ते हैं कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र के आप आधे से आधे रेट में भी आ जाएंगे। और यह बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मुझे लगभग कुछ भी नहीं लाना पड़ा है बाज़ार से, सब मेरे पास ही अवेलेबल रहा है और हो सके आपके भी पास हो। चलिए बताते हैं ये क्या क्या चीज़ हैं और किस किस तरीके से हमें डालनी है। तो सबसे पहले हमारी जो मिट्टी है, हमने जिसको आराम धूप लगाई थी, अब ये बिल्कुल सूख गई है। अब हम इसको एक किसी भी कट्टे या ऐसी चीज़ पर बिखेर देंगे इस तरीके से, ताकि इसमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिक्स हो पाए। इस मिट्टी में सबसे पहले डालेंगे हम वर्मी कंपोस्ट, या वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो गाय के गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, सेम काम करती है। बस वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा करता है। मेरे पास फ़िलहाल वर्मी कंपोस्ट कम है, तो मैं अभी इसमें गाय के गोबर की खाद ही डाल देता हूँ। गाय के गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल बराबर ही काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है गाय के गोबर की खाद। बस ध्यान रखें कि गाय के गोबर की खाद जो ले रहे हैं आप, वह अच्छे से गली सड़ी होनी चाहिए, ताज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आप ताज़ा लेते हैं तो आपके पौधे में फंगस लग जाएगी और वह ख़राब हो जाएगा। ताज़ा गाय के गोबर में मीथेन गैस होती है, वह हमारे पौधे को जल्दी ख़राब कर देती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद लें तो वह अच्छे से गली होनी चाहिए। गाय के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी काफ़ी चीज़ होती हैं इसमें। तो इसको आप ज़रूर डालें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम सभी गाय के गोबर का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं अपने पौधों में। गाय के गोबर में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है जो नाइट्रोजन की होती है। अब इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे हम। जो दूसरी चीज़ डालेंगे वह है बोन मील। बोन मील हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बताया
नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और बोन मील में फास्फोरस होता है, जो कि हमारे जो नाइट्रोजन को मेंटेन करने में मदद करता है। बोन मील में फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। अगर आप अपने पौधों में बोन मील डालते हैं तो उन पौधों की जड़ में और तने में काफ़ी अच्छा काम करता है। फास्फोरस हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और इसके तने को भी मजबूत करता है। फास्फोरस की ज़रूरत हर पौधों में होती है और जिस भी पौधे में फास्फोरस की कमी होती है वह क्या तो जड़ ही कमज़ोर आती है उसकी और तना भी बिल्कुल कमज़ोर आता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो हमारी मिट्टी में से फास्फोरस गया है वह बोन मील की कमी से पूरा हो जाएगा, बोन मील डालने से पूरा हो जाएगा। बोन मील यह एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। यह धीरे धीरे काम करता है और पूरे जो एक सीजन के लिए हमारा हो जाता है। मैंने इसमें एक कटोरी के बराबर बोन मील लिया है, आप भी इतना ही लीजिए। अगर एक कंटेनर की मिट्टी है तो मैं इतने बड़े कंटेनर की मिट्टी बना रहा हूँ, लगभग इस साइज की, या जो फ्रूट क्रेट होती हैं उसकी भी। बहुत से जने बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपने गार्डन में, तो उनके लिए भी एक फर्टिलाइज़र है। जो लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते वो प्रोम फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। प्रोम फर्टिलाइज़र भी बोन मील की तरह बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो जो लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते वो प्रोम फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रोम फर्टिलाइज़र आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गई फास्फोरस की बात। अब करते हैं पोटेशियम की बात। पौधे में पोटेशियम डालने के लिए लकड़ी की राख बेस्ट होती है। मैंने लकड़ी की राख ली गई हुई है पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र के लिए। आप लकड़ी की राख आप ऐसा कर सकते हैं कि जो झोंपड़ी बनाने के लिए फूस होते हैं उनको जला लीजिए एक तसले में या किसी में, और जलाकर हमारी जो राख बनेगी वही लकड़ी की राख कहलाएगी। लकड़ी की राख में पोटेशियम काफ़ी होता है। पोटेशियम हमारे पौधों के लिए पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के लिए और फल बनने के लिए तैयार करता है। अगर हमारे पौधे में फूल ही फूल आ रहे हैं, फल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि यह पोटेशियम की कमी की वजह से है। पोटेशियम की कमी के लिए आप लकड़ी की राख दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और मैं जो भी फर्टिलाइज़रों का यूज करता हूँ अपने गार्डन में वह बिल्कुल ऑर्गेनिक ही करता हूँ। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करता। और आपको भी सजेशन दूंगा कि आप भी कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारी सब्ज़ी तो अच्छी उग जाती हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जब हम घरों में सब्जियां उगाते हैं तो इसीलिए उगाते हैं हमें एकदम बिल्कुल ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिल सके। मुझे मेरे गार्डन से सालों भर काफ़ी अच्छी सब्जियां मिलती रहती हैं और मैं गमलों में ही सब्जियां उगाता रहता हूं और इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे। वह इसी कारण मिलते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़रों का उपयोग करता हूं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़रों का उपयोग करें। हमेशा किसी की बातों में आकर कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगली चीज़ हमें क्या डालनी है? अगली चीज़ डालनी है वह है सरसों की खली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों की खली हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक तो रहती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो सरसों की खली का उपयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर और पौधों में डायरेक्टली दे सकते हैं, और दूसरा इस तरीके से महीन बारीक पीस के भी अपने पौधों में दे सकते हैं। मेरे हिसाब से सरसों की खली बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक तो है ही और बिल्कुल सस्ती भी आती है। हम अपने भैंसों के लिए और गायों के लिए जो सरसों की खली लाते हैं उसी को आप पीस लीजिए और अपने पौधों में दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर अपने पौधों में सरसों की खली का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर देता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 20 लीटर की पानी में और 1 किलो सरसों की खली गला देनी है और 2 रात रखने के बाद आपको उनको अपने पौधों में दे देना है।
आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप तंग रह जाएंगे। तो आपसे सर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरसों की खली का उपयोग जरूर करके देखें अपने गार्डन में, अगर अभी अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगली चीज़ लेंगे हम इसमें, वो है हल्दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फंगीसाइड के लिए आप यूज करना है जो है हल्दी। आपको फंगीसाइड के लिए हल्दी यूज ज़रूर करना है। जैसा कि मैंने बताया, नेकाज थोड़े बहुत इसमें पार्टिकल जो फंगस के या और भी बैक्टीरिया होते हैं वह हल्दी से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो आप इसमें हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सस्ती भी आती है, हमारे घर की किचन में सबको मिल जाती है। अगर आप हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप नीम खली का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर हल्दी का ही उपयोग करता हूं और मेरे पौधों की जड़ों में कोई भी कीड़ा या फंगस नहीं लग पाते। तो आप भी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको आधी कटोरी लगभग 2.5 से 3 चम्मच आपको हल्दी लेनी है और आपको अच्छे से डाल देनी है। इसमें बिखरा कर डाल देंगे तो इसमें कभी भी आपकी जड़ों में फंगस नहीं लगेगा। आप हल्दी की जगह नीम खली या नीम के पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई इसकी बात, हमने क्या क्या मिलाया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी हमने अपने फर्टिलाइज़र मिलाया है, इसमें जो भी फर्टिलाइज़र डाला है वह अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे जो मिट्टी है सब में अच्छे से मिक्स होकर हमारे पौधों को मिलने लग जाए। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है किसी भी टूल की मदद से, जैसे कि मैं इससे कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और मिक्स आपको अच्छी तरीके से इसलिए कह रहा हूँ मैं, ताकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर की मिट्टी में जो हमारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और पौधे की नीचे नहीं मिल पाते। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भी मिट्टी बनाएं तो उसका अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लें। आप मेरी मिट्टी को देख सकते हैं, यह कितनी ऑर्गेनिक है और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। अगर आप अपने गार्डन में मिट्टी का उपयोग करते हैं और वह भुरभुरी नहीं है तो इसके लिए आप एक और चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, वह है बालू या रेत। जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वह नदी की रेत भी बोलते हैं हम जिसे, वह भी आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। जब आपकी मिट्टी चिकनी हो तो उसे आप ज़रूर यूज करें, क्योंकि जब हमारे पौधों में पानी, जो मिट्टी में से पानी नहीं ड्रेनेज हो पाएगा तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पौधों में बालू का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से अब इसको मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मिट्टी में जो हमने खाद और न्यूट्रिशन दिए हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको इस कंटेनर में लगाने जा रहे हैं। ये प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट है, इसी में मिट्टी को भरने जा रहे हैं और बताएंगे कि किस तरीके से भरना है। ये देखिए, इसमें कितने बड़े बड़े होल हो रखे हैं। इनसे हमारे पानी के साथ साथ मिट्टी भी ड्रेनेज होगी, इसलिए हम इसमें इस तरीके का ग्रीन नेट लगा दे रहे हैं। इससे कई फायदे हैं। पहला कि पानी तो अच्छे से ड्रेनेज हो जाएगा और हमारी मिट्टी ड्रेनेज नहीं होएगी। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो साइडों से पॉलीथिन लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके की जैसे कि मैंने लगा रखी है, और नीचे की साइड आपको जगह छोड़ देनी है ताकि हमारा जो पानी अच्छे से ड्रेनेज हो जाए। ये तो ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट में तो पानी अच्छे से वैसे भी ड्रेनेज हो जाएगा। अब दूसरे नंबर की बारी है। दूसरा काम हमें ये करना है कि इसमें हमें कुछ सूखे पत्ते डालने हैं। सूखे पत्ते हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारे ऊपर, तो जब भी हम ऊपर फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारा जो फर्टिलाइज़र नीचे तक नहीं जा पाता है और नीचे पौधों की जड़ों तक फर्टिलाइज़र होना ज़रूरी है। तो यह उसी का काम करेगा। हम इसमें पत्ते डाल रहे हैं ताकि ये पत्ते नीचे धीरे धीरे कंपोस्ट होना लग जाएं, डिकम्पोस्ट होने लग जाएं और पौधे के लिए हमारा न्यूट्रिशन मिलने लग जाए। तो आप इन पत्तों की जगह किचन वेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, सूखे पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं और कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पत्तों से एक लेयर पत्तों की बिछा ली है। मैं अधिकतर कंटेनर में पत्तों की एक लेयर ज़रूर बिछाता हूँ ताकि हमारे पौधों को जो नीचे से भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। ये पत्ते मैंने इस पौधे की छटाई के बाद कलेक्ट किए हैं। मैं कभी भी अपने पौधों में जब भी कटिंग करता हूँ किसी भी पौधे की, उनको फेंकता नहीं हूँ,
क्योंकि यही हमारे जो काफ़ी ऑर्गेनिक खाद का काम करते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप भी जो भी कटिंग करें पौधे की किसी के भी, तो उनको आपको फेंकना नहीं है, इस तरीके से स्टोर करके रख लेना है। तो ये देखिए अच्छे से पत्ते बिछाने के बाद अब हम इसको कंटेनर में भरेंगे। इस मिट्टी को आपको किसी भी टूल की मदद से भर देनी है, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। ये टूल भी काफ़ी कमाल के टूल हैं। ये मुझे मीशो से काफ़ी सस्ते मिले थे। ऐसी मुझे 5 खुरपियाँ मिली हैं और एक वाटरिंग कैन और एक ब्रांच कटर। मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिला था। आज से मैंने लगभग 1.5 साल पहले मंगाए थे ये, और काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो इन्हें मीशो से आराम से मंगा सकते हैं। काफ़ी सस्ते रेट में मिले हैं। ये मुझे 500 रुपये के मिले हैं। 4-5 चीज़ हैं इसमें। अगर आप अलग से लेंगे तो अलग से ही ये 150 रुपये का मिलेगा। तो आप अगर मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। मैं कभी भी किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वह मैं आपको बता देता हूँ। और ये गार्डन टूल गार्डन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आप मंगाना चाहें तो कहीं से भी मंगा सकते हैं। केवल ये टूल आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको कंटेनर को भर लिया है, मिट्टी फुलफिल कर ली है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और मन चाहे जौन सा पौधा लगा देंगे। जो हमारा सितंबर अक्टूबर में लगता है, सर्दियों की सब्जी लगा सकते हैं। तो ये तरीका था बिल्कुल सटीक और सही मिट्टी बनाने का। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और बात, क्या नाम है, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।